नमस्कार दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है आपकी पसंदीदा कहानी परिणीता का भाग 5। तो आइए वाचन करते हैं। गुरुचरण उस प्रकृति के आदमी थे जो हर उम्र के, क्या छोटे क्या बड़े, सभी लोगों से मेल खा जाया करती है। जिस प्रकृति के आदमी से चाहे जो बिना किसी संकोच के बातचीत कर सकता है। यही कारण था कि 2 ही 4 दिन साहब सलामत होने से गिरीन्द्र और गुरुचरण में गहरी मित्रता हो गई थी। गुरुचरण के चित्त या मन में दृढ़ता तो नाम लेने को भी न थी, इसीलिए वे जैसे बहस करना पसंद करते थे वैसे बहस में हार जाने पर रत्ती भर असंतोष या रोष प्रकट नहीं करते थे। गिरीन्द्र को गुरुचरण शाम के बाद चाय का न्योता अक्सर दे रखते थे। उनके दफ्तर से लौटने में ही दिन खत्म हो जाया करता था। आकर हाथ मुंह धोने के बाद ही वे कहते थे, ललिता बेटी चाय तैयार है क्या? काली जा तो जरा अपने गिरीन्द्र मामा को बुला ला। मेहमान के आते ही चाय पीने के साथ साथ बहस का सिलसिला छिड़ता जाता था। किसी किसी दिन ललिता मामा की आड़ में बैठकर चुपचाप सुना करती थी। उस दिन फिर गिरीन्द्र की बहस में हजारों युक्तियों और तर्कों का खजाना सा खुल जाता था। बहस का विषय प्रायः आधुनिक समाज ही होता था और उसके विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा की जाती थी। आजकल के संकीर्ण एवं जीर्ण शीर्ण समाज की हृदयहीनता, असंगत उपद्रव और अत्याचार सभी समझदारों की आंखों में कांटे से खटक रहे हैं। ये सभी आरोप सच्चे हैं। एक तो समर्थन करने का कुछ वास्तव में था नहीं। उस पर गुरुचरण के उत्पीड़ित और अशांत हृदय के साथ गिरीन्द्र के बातें पूर्ण रूप से अक्षरशः मेल खा जाती थी। अंत को वे सिर हिलाकर कहते थे, ठीक कहते हो गिरीन्द्र बाबू, यथा समय अच्छे घर में योग्य वर के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देने की इच्छा किसे नहीं होती, मगर वह इच्छा पूरी किस तरह हो। मुझी को देखिए, मैं ऐसे उत्तम घर वर को कन्यादान किस तरह करूं। समाज के सिर धरा कहते हैं कि लड़की सयानी हो चुकी है, उसे ब्याहो, मगर कोई माई का लाल ऐसा नज़र नहीं आता जो इस काम में कुछ मेरी मदद करे। तुमने बहुत ही ठीक कहा गिरीन्द्र, मुझी को देख लो, रहने तक का घर तक गिरवी हो गया है। 2 दिन बाद लड़की लड़कों के साथ सड़क पर निकल खड़े होने की नौबत आवेगी। गली गली की ठोकरें खाते फिरना होगा। उस समय तो समाज का कोई आदमी आकर इतना भी नहीं कहेगा कि आओ जी चलो तुम हमारे घर में रहो, हम तुम्हें आश्रय देंगे। क्यों जी, ठीक है ना? गिरीन्द्र मौन समर्थन करता हुआ चुप ही रहता था। गुरुचरण उसी सिलसिले में कहे जाते थे, तुम्हारा कथन 16 आने सच है भैया। ऐसे समाज का शासन मानकर उसके भीतर रहने की अपेक्षा उसे छोड़ देना 1000 दर्जे अच्छा है। प्रपंचों पंचों की वंचना से बचने में ही भला है। खाने को मिले या ना मिले, शांति के साथ रहेंगे तो। जो समाज दीन दुखी दरिद्र का दुख नहीं देखता, विपत्ति के समय साहस नहीं बढ़ाता, केवल आंखें लाल पीली करता और गला दबाने के लिए तैयार रहता है, उस समाज के भीतर मेरे लिए स्थान नहीं है। वह समाज मुझ सरीखे दुखियों या गरीबों के लायक नहीं है। वह अमीरों और बड़े आदमियों के लिए है। अच्छी बात है, वे ही उसमें रहें, हमारा कुछ काम नहीं है। इसी तरह कहते कहते वे आप ही चुप हो जाया करते थे। युक्त युक्त तर्क शैली के साथ उपर्युक्त उदार उक्तियों को ललिता प्राय प्रतिदिन मन लगाकर सुनती थी। केवल सुनती ही न थी, रात को जब तक नींद न आती थी तब तक बिछौने पर पड़ी पड़ी मन में उसी चर्चा के विषय में विचार किया करती थी। प्रत्येक वाक्य उसके हृदय पटल में गहरी छाप डालता हुआ अच्छी तरह अंकित हो जाता था। वह अपने मन में कहती थी, गिरीन्द्र बाबू की बातें बहुत ही न्याय संगत हैं। ललिता मामा को बहुत चाहती थी। उसी मामा को अपने पक्ष में लाकर गिरीन्द्र जो भी कुछ कहता था सब ललिता को अभ्रांत सत्य प्रतीत होता था। उसका मामा इन दिनों खासकर उसी के लिए हैरान हो रहा है। इसी क्षमतातीत आशातीत कठिन कर्तव्य पालन की उद्विग्न उत्कंठा में उसने अन्न जल छोड़ सा दिया है। यह सब उसी के कारण तो हो रहा है। उसे आश्रय देने ही से तो किसी से विरोध न करने वाला उसका गरीब दुखिया मामा क्लेश पा रहा है, किंतु यह सब किस लिए? उसका ब्याह जल्दी न कर सकने में मामा जातिच्युत क्यों होगा? उसको समाज से बहिष्कृत क्यों होना पड़ेगा? ललिता सोचने लगी।
आज मेरा ब्याह कर देने के बाद दैव संयोग से अगर कल ही मैं विधवा होकर इसी घर में लौट आऊँ तब तो मामा जातिच्युत न होंगे, किंतु इन दोनों स्थितियों में अंतर कुछ भी नहीं है। ये सब उक्तियाँ और युक्तियाँ गिरीन्द्र की थी। उसकी इन बातों की प्रतिध्वनि को अपने भावातुर हृदय से निकालकर और एक बार अच्छी तरह आलोचना करते करते ललिता सो जाया करती थी। ललिता के मामा की ओर होकर, मामा के दुख में सहानुभूति दिखाकर जो कोई कुछ कहता था उस पर श्रद्धा किए बिना, उसके मत के साथ अपना मत मिलाए बिना ललिता से रहा न जाता था। इसके सिवा उसके लिए और राह ही न थी। इसी कारण वह गिरीन्द्र पर आंतरिक श्रद्धा करने लगी। क्रमशः यह हाल हो गया कि गुरुचरण की तरह वह भी शाम को चाय पीने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। उस समय के लिए वह भी उत्सुक रहने लगी। पहले पहल गिरीन्द्र ललिता से बातचीत करते समय उसे आप कहा करता था। एक दिन गुरुचरण ने मना कर दिया। कहा, उसे आप क्यों कहते हो गिरीन्द्र, तुम कहा करो। उसी दिन से गिरीन्द्र ने आपकी जगह तुम का प्रयोग शुरू कर दिया। एक दिन गिरीन्द्र ने पूछा, ललिता तुम चाय नहीं पीती? ललिता ने सिर झुकाकर गर्दन हिला दी। गुरुचरण ने उसकी ओर देखकर कहा, उसके शेखर दादा ने मना कर दिया है, वह स्त्रियों का चाय पीना पसंद नहीं करता। कारण सुनकर गिरीन्द्र खुश नहीं हुआ। इतना ललिता की समझ में आ गया। आज शनिवार है और दिनों की अपेक्षा आज के दिन की बैठक अधिक देर तक चलती रहती थी। चाय पीने का काम समाप्त हो चुका था, बातचीत हो रही थी। गुरुचरण आज की बातचीत में वैसे उत्साह के साथ शामिल नहीं हो पाते थे, बीच बीच में कुछ अन्य मनस्क से हो जाते थे। गिरीन्द्र ने सहज ही इस पर लक्ष्य करके पूछा, जान पड़ता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं? गुरुचरण ने हुक्के को मुंह से हटाकर कहा, क्यों, मेरा शरीर तो बहुत अच्छा है। गिरीन्द्र ने कुछ संकोच के साथ कहा, तो शायद दफ्तर में कुछ? नहीं जी, यह भी कुछ नहीं है, कहकर गुरुचरण ने कुछ विस्मय के साथ गिरीन्द्र के मुख पर नज़र डाली। बाहर चेहरे पर मन के भीतर की घबराहट और चिंता जो झलक रही थी, उसकी कुछ खबर ही इस अत्यंत सरल स्वभाव के मनुष्य को नहीं थी। ललिता पहले पहल तो बिल्कुल ही चुपकी बैठी रहा करती थी, किंतु आजकल बीच बीच में दो एक बातें वह भी कह बैठती है। उसने कहा, हाँ मामा, आज आपकी शायद तबीयत कुछ खराब है। गुरुचरण ने हंसकर कहा, अच्छा यह बात है? हाँ बेटी, तूने ठीक ताड़ लिया, आज मेरा मन सचमुच अच्छा नहीं है। ललिता और गिरीन्द्र दोनों उनके मुख की ओर देखने लगे। गुरुचरण, नवीन दादा मेरा सब हाल जानते हैं, फिर भी उन्होंने आज सरे राह खड़े होकर दो चार कड़ी बातें सुना दी, मगर इसमें उनका क्या कसूर? 6-7 महीने बीत गए, एक पैसा सूद का नहीं दे सका, असल की कौन कहे। सारा मामला ललिता की समझ में आ गया। वह बात टालने के लिए व्यग्र हो उठी। उसके भोलानाथ मामा को यह सलीका नहीं है कि कब किसके आगे कौन सी बात न कहनी चाहिए। वे कहीं अपने घर की वह बात जिसका जाहिर होना लज्जाजनक है, एक गैर आदमी के आगे न कह बैठें, इस भय से वह चटपट कह उठी, इसके लिए तुम कुछ चिंता न करो मामा, ये बातें फिर होंगी। लेकिन गुरुचरण ने इस इशारे पर ध्यान ही नहीं दिया। वे विषादपूर्ण हंसी हंसकर कहने लगे, फिर क्या होगा बेटा? यह बात नहीं है भैया गिरीन्द्र, मेरी यह लड़की चाहती है कि यह बुढ़ा किसी तरह की चिंता न करे, मगर बाहर के लोग तो तेरे इस दुखी दरिद्र मामा के दुख की ओर आंख उठाकर देखना ही नहीं चाहते। ललिता, गिरीन्द्र ने पूछा, नवीन बाबू ने आज क्या कहा? ललिता को यह क्या मालूम कि गिरीन्द्र उसके घर का सब भीतरी हाल जानता है। इसी से उसने इस प्रश्न को अत्यंत असंगत समझकर वह अपने मन में उस पर क्रोधित हो उठी। गुरुचरण ने अपना सब कच्चा चिट्ठा कह सुनाया। नवीन राय की घरवाली को बहुत दिनों से अजीर्ण रोग था। यूँ तो अरसे से भुगत रही थी, लेकिन हाल में रोग ने अधिक जोर पकड़ा है। व्याधि वृद्धि देखकर चिकित्सकों ने राय दी है कि कुछ समय के लिए किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर आबो हवा बदलना बहुत ज़रूरी है। इस व्यवस्था के अनुसार काम करने के लिए धन का प्रयोजन जानकर नवीन बाबू ने आज गुरुचरण से सख्त तकाजा किया है। गुरुचरण को इस समय सूद की सारी रकम और थोड़े बहुत असल के रुपए भी चाहे जैसे हो देने ही पड़ेंगे। गिरीन्द्र ने दम भर चुप रहकर कोमल स्वर में कहा, देखिए आपसे एक बात कहनी है। मैं कई दफ़े कहते कहते रह गया,
अगर कुछ बुरा न मानिए और आज्ञा दीजिए तो कहूँ। गुरुचरण ने हंसकर कहा, मैंने तो आज तक कभी किसी को अपने से कोई बात कहने में संकोच करते नहीं देखा गिरीन्द्र, कहो क्या बात है। गिरीन्द्र ने कहा, दीदिया एक दिन कह रही थी कि नवीन बाबू बहुत कड़ा सूद लेते हैं। सुनकर मैंने सोचा आप इतना सूद क्यों दें। मेरा कहना है कि मेरे पास बहुत रुपया बेकार पड़ा है, किसी काम में नहीं लगा, और इधर नवीन बाबू को इस समय रुपयों की ज़रूरत भी है, इसलिए न हो तो उनके ऋण का भार सिर से उतार ही न डालिए। ललिता और गुरुचरण दोनों अत्यंत आश्चर्य के साथ गिरीन्द्र की ओर ताकने लगे। गिरीन्द्र ने अत्यंत संकोच के साथ कहना शुरू किया, मुझे इस वक्त रुपयों की विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए जब आपको सुविधा हो तब दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। नवीन बाबू को ज़रूरत है, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर। गुरुचरण ने कहा, कुल रुपए तुम दोगे? गिरीन्द्र ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा तो है, वक्त पर रुपए मिलने से उन लोगों का उपकार भी होगा। इसके प्रत्युत्तर में गुरुचरण कुछ कहना चाहते थे कि इसी समय अन्ना काली दौड़ी हुई आई और बोली, छोटी दीदिया, शेखर दादा ने जल्दी कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए कहा है, थिएटर देखने जाना है। इतना कहकर वह बालिका जैसे आई थी वैसे ही दौड़ती चली गई। उसकी उत्सुकता और उतावली देखकर गुरुचरण हंसने लगे, मगर ललिता जहाँ की तहाँ बैठी रही, उठी नहीं। दम भर में फिर अन्ना काली ने आकर कहा, तुम अभी तक नहीं उठी? हम सब लोग तो तुम्हारी राह देख रहे हैं। फिर भी ललिता के उठने का कोई लक्षण न देख पड़ा। वह अंत तक सुन जाना चाहती है, किंतु गुरुचरण ने काली की ओर देखकर तनिक मुस्कुराकर ललिता के सिर पर हाथ रखकर कहा, तो फिर जा बेटी, देर न कर, तेरे ही लिए जान पड़ता है, सब खड़े राह देख रहे हैं। लाचार होकर ललिता को उठना पड़ा, किंतु जाने के पहले वह जो गहरी कृतज्ञता जताने वाली दृष्टि गिरीन्द्र के मुख पर डाल गई, उसे गिरीन्द्र ने अच्छी तरह देख लिया। 10-12 मिनट के बाद कपड़े वगैरह पहनकर तैयार होकर पान देने के बहाने ललिता और एक बार दबे पैरों बाहर की बैठक में आई। गिरीन्द्र चला गया था। गुरुचरण अकेले गाँव तकिए पर सिर रखे आंखें मूंदे पड़े थे। उनके बंद आंखों के कोनों से जो आंसू बह रहे थे, उन्हें देखकर ललिता समझ गई कि ये आंसू आनंद के हैं, और इसी कारण मामा को उसी अवस्था में रहने देकर जैसे चुपके से आई थी वैसे ही चली गई। वहाँ से जब ललिता शेखर के घर पहुँची तब उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थीं। अन्ना काली वहाँ न थी, वह सबसे पहले जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। अकेला शेखर अपने कमरे के भीतर चुपचाप खड़ा था, शायद ललिता की प्रतीक्षा कर रहा था। सिर उठाकर देखा तो ललिता की आंसू भरी आंखें दिख पड़ीं। 8-10 दिन से ललिता को न देखने से शेखर अपने मन में बहुत ही नाराज़ हो रहा था, लेकिन इस समय सब कुछ भूलकर वह घबराकर कह उठा, यह क्या, रोती क्यों हो? ललिता ने सिर नीचा करके प्रबल वेग से सिर हिलाया। इधर इन कई दिनों से ललिता के न देख पड़ने के कारण शेखर के मन में एक प्रकार का परिवर्तन हो रहा था। इसी से उसने अपने पास आकर दोनों हाथों से पकड़कर एकाएक ललिता का मुख ऊपर उठाया और कहा, तुम तो सचमुच रो रही हो, बताओ तो क्या हुआ? अब तो और अधिक अपने को संभाल रखना असंभव हो उठा। ललिता उसी जगह बैठ गई और आंचल में मुंह ढककर रोने लगी। तो दोस्तों, ये था परिणीता का भाग 5वां। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।